आज के अपने मेहमान का मैं आप लोगों के साथ तारफ़ करवाए दूँ। ये लेक्चरर हैं जी फिज़िक्स के, जिस यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गयास अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी बताइएगा कि आपको प्रोग्राम में आके कैसा लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आतिफ साहब आपका टीम 96.6 का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। आपका जो स्टार्टिंग जी जी। एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारा होता है, ऑलरेडी मैं पहले भी एक दो दफ़ा नो डाउट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हमारा एक एक्सपीरियंस आपके साथ रहता है। जी 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 बिल्कुल, आप पहले भी प्रोग्राम्स में तशरीफ़ ला चुके हैं। बिल्कुल। और लेकिन यहाँ होस्ट कोई और था। जी। ये तब्दीली होती रहती है, चेंजिंग्स आती रहती हैं, लेकिन हमारा मकसद जो है वो हमारे सुनने वालों तक वो तमाम तर पैगाम पहुंचाना है, उनकी बेहतर रहनुमाई करना है, जिसके लिए मैंने आपको आज बुलाया, अपने प्रोग्राम में दावत की, और आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हम इर्द गिर्द के लोगों से पूछने की बजाय अपने आप से भी पूछ रहे होते हैं। हम आने वाले दिनों के बारे में सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। जिस तरह टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती जा रही है, मैंने सोचा नहीं था, या आज भी जब मैं अपने सेल फ़ोन को यूज़ कर रहा होता हूँ तो यकीन कीजिए कि बहुत सारे सवाल होते हैं जो आज भी एक कन्फ्यूजन है कि यार कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान को बड़ी आसानी से देख पा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे होते हैं, हमारे जहनों में घूम रहे होते हैं, लेकिन उनके जवाब हमें नहीं मिलते। तो आज मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि हम 2020 से 2050 तक के जो ये सफ़र है, ये 30 साला ज़िंदगी के बारे में हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में आप क्या देखेंगे, क्या हो सकता है, और क्या नित नई ईजादात जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। ज़िंदगी का जो तर्ज वो किस तरह से बदल जाएगा। गया साहब, मैं सबसे पहले तो ये जानूंगा कि इस कायनात के आगाज के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इस कायनात का जो आगाज़ है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक धमाका हुआ जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। जी जी उसके नतीजा में ये कायनात बनना स्टार्ट हुई और फैलना स्टार्ट हुई। जैसे जी हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारी जो जगह है इसको हम कहते हैं स्पेस। जी और इस वक्त तकरीबन 2:18 हुए हैं, ये है टाइम। जी दो चीज़ें ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक होती है टाइम और एक होती है जगह। जी जब ये धमाका हुआ उस वक्त ना स्पेस थी ना वक्त था। जी उस धमाके के बाद और ये कायनात फैलना स्टार्ट होगी और अभी तक फैलती हुई जा रही है। जैसे जो हमारी ज़मीन है, कायनात बनी थी 13.8 अरब साल पहले, यानी कि 13.8 अरब साल पहले ये कायनात का वजूद हुआ। तकरीबन 5 अरब साल पहले ज़मीन बनी है, उससे उसके अंदर में ये ज़मीन बनी है। जी जी और ज़मीन की रफ्तार, ज़मीन अपने गिर चक्कर लगा रही है। तकरीबन इसकी रफ्तार होती है 1600 किलोमीटर पर आवर। और ज़मीन सूरज के गिर भी चक्कर लगा रही है। सूरज के गिर चक्कर तकरीबन 1,08,000 किलोमीटर की रफ्तार से लगा रही है। सूरज अपने भी गिर चक्कर लगा रहा जी है। जी और सूरज के अलावा हमारी जो गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे कहते हैं, ये तकरीबन 25 लाख किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। कहने का मतलब ये है कि हमारी ये कायनात भी फैलती जा रही है। हम किस तरफ जा रहे हैं इसका स्टिल अभी तक नहीं पता। और बहुत ज़्यादा आप कह दें स्पीड के साथ एक धमाका जो हुआ था साइंटिफिकली, हम फ़िलहाल यहीं तक पहुँचे हैं कि उस नतीजे में हम ये कायनात बनी है ये और कायनात स्टिल बनी। ये फैलती जा रही है। अच्छा, इसमें अगर जिस तरह सूरज की अगर बात होती है तो ब्लैक होल्स के वजूद की बात अगर हम कर लें तो इस बारे में क्या मुमकिन हो पाया है, कुछ इल्म है इस बारे में, या अभी तक साइंटिस्ट जो हैं वो अंदाज़ा लगा पाए हैं कि ब्लैक होल्स है क्या, इसका वजूद क्या है और इसके अंदर क्या है बेसिकली? बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने किया। ये वो लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आई थिंक सो पूरी दुनिया में चल रहा है, चंद एक ममालिक के अलावा जिन्हें ना हो है इसके बारे में। ब्लैक होल, पहले तो हमें पता होना चाहिए ब्लैक होल है क्या। जी जैसे सूरज है, सूरज से तकरीबन 7-8 गुना बड़ा जो सितारा होता है, ये भी ख़त्म होते हैं, ये भी मरते हैं। सितारे भी ख़त्म होते हैं, मरते हैं। जब ये सितारा ख़त्म होता है, मरता है, तो हम ये कहते हैं ये अपने अंदर ही डेंस हो जाता है। सही। उसकी कसाफत बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कसाफत को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, पानी और शहद है, शहद की कसाफत ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसी तरह जो ब्लैक होल्स होते हैं इनकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। आप यहाँ पे बैठे हैं, हमें ज़मीन नीचे खींच रही है, हम ज़मीन की ग्रेविटी में फंसे हुए हैं। हम चल फिर रहे हैं ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से। अगर हम चांद पे चले जाएं
तो हम बड़े लाइटली ऊपर नीचे मूव कर सकेंगे क्योंकि चांद की ग्रेविटी कम है। सही। इसी तरह जो ब्लैक होल्स है इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी स्ट्रांग ग्रेविटी होती है, अगर इसके करीब से कोई रोशनी भी गुजरने की कोशिश करे, रोशनी को भी अपने पास से गुजरने नहीं देगा, उसको भी अपने अंदर ले जाता है। सही। ज़मीन पे ऐसा नहीं है, ज़मीन के करीब से रोशनी गुजरे, थोड़ी सी लाइट बेंड ज़रूर होगी लेकिन ज़मीन के ऊपर आती नहीं है। ये तो सूरज की डायरेक्ट रोशनी की बात नहीं मैं कर रहा, बात कर रहा हूँ कि सितारों की रोशनी कुछ ज़मीन के करीब से गुजर रही है, ये उसे गुजरने देती है, ये तो सूरज से डायरेक्ट आ रही है। ब्लैक होल में ऐसा नहीं है, ब्लैक होल की साइड से भी अगर रोशनी गुजरने की कोशिश करे वो उसे अपने अंदर ले आती है, ग्रेविटी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और नो डाउट हमारी कायनात के अंदर ब्लैक होल्स मौजूद हैं और इतना ख़तरा भी हमें है, ब्लैक होल सितारों को भी खा जाते हैं। हमारी ज़मीन तो उसके सामने वैसे ही कुछ नहीं है, लेकिन वो इतने ज़्यादा दूर हैं कि फिल वक्त ज़मीन को उसकी कोई नहीं, तो वो ब्लैक होल्स कहा जाता है, जाइल हो जाते हैं मर जाने के बाद भी, क्या वजूद बाकी उनका वजूद, उनकी डेंसिटी हम उन्हें कहते हैं। उसके अंदर अगर आप चले जाएंगे, उसके ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है, अगर हम कोई भी बंदा उसके अंदर चला जाएगा, उसका जो माजी ख़त्म प्रेजेंट ख़त्म वो उसी वजूद में रहेगा, वहाँ पे वक्त भी रुक जाता है। ये कहा जाता है उसके अंदर वक्त जो होता है वो वक्त को भी रोक देते हैं। हमारा वक्त चल रहा है, बेसिकली हम ज़मीन पे हैं, ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से हमारे वक्त के अंदर चेंजिंग आ रही है। जब आप ब्लैक होल में चले जाएंगे तो आपका वक्त वहां पर रुक जाएगा। आप जवान है तो आसान लफ्जों में ये कहा जाए कि वहां जाने का सोचा भी ना जाए, उसके करीब भी जाने का ना सोचा जाए। बिल्कुल यही है। हाँ, इल्म जरूर होना चाहिए, पता जरूर होना चाहिए, लेकिन कुदरत का निज़ाम है जी ये। अगर हम सूरज के ऊपर भी सूरज को परखना शुरू कर दें तो बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। तो इस तरह कुदरत के हम तो सिर्फ लोग जो हैं वो इसी को ज़िंदगी समझते हैं, खाना पीना सोना, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस दैट इज लाइफ। हालांकि जिंदगी इससे हटके भी है, जिंदगी का एक और रुख भी है जिसे बिल्कुल। समझना कुछ लोगों का इंटरेस्ट है इसमें और वो समझने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा, ब्लैक होल्स के अंदर तो जो रहना नामुमकिन है, लेकिन मैं इस ख्वाहिश का इजहार कर सकता हूँ कि मैं चांद पे जाके रह सकूं। ऑफ कोर्स आप बहुत आसानी से जा सकते हैं और मेरे ख्याल से तो ये 2020 में भेज भी रहे हैं। और अगर हम देखें फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसा आज हमारा टॉपिक है 2050 2050 को हम सोच रहे हैं, अब मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा, आतिफ साहब आप ये कहेंगे कि मैं 96.6 का ना एक स्टेशन सोच रहा हूँ चांद के ऊपर बना लूँ, और आप चांद पे जाएंगे, चांद पे प्रोग्राम करेंगे, फिर कहेंगे यार आज कोई इतना मज़ा नहीं आया, यहाँ से मैं मार्स पे जाता हूँ। तो ये वक्त आने वाला है कि जिसमें हम ट्रैवलिंग करेंगे, हम एक जगह से, यानी कि आप कह सकते हैं एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक जाएंगे, और लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। लेकिन अभी जो लोग सुनेंगे उन्हें हैरानी होगी कि यार ऐसा पता नहीं शायद नहीं हो सकता। इन्हें जाना चाहिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं, इन्हें जाना चाहिए अपने उस ज़माने में जब ये गार में रहते थे। ठीक, गार में रहते थे, गार में रहते हुए कभी ये सोच सकते थे कि हम यहाँ से किसी दूसरे ममालिक में, किसी भी मुल्क में जहाज़ के ज़रिए जाएंगे, रॉकेट के साथ स्पेस में जा सकते हैं, हम लाइव वीडियो देख सकते हैं। तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ख्याल से सिर्फ 100 साल पीछे जाए इंसान ये सोच ही नहीं सकता था, जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट अब आ चुकी है। लाइव आप देख रहे होते हैं, हम गुमान करते हैं। तो मेरा तो ज़ाती ख्याल है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और ये पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी। चांद पे जाना या किसी भी और अगर प्लेनेट पे जाना, बिल्कुल अगर हम रुख करते हैं तो आया कि वहाँ जो मुश्किल सिर्फ यही है डिस्टेंस की, या वहाँ अगर मैं रहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी कि मैं चांद पे जाके मेरा रहना मुमकिन हो सके, तो क्या फर्क क्या है जमीन में और चांद में? आखिर वहाँ के वजूद में और यहाँ के वजूद में ऐसा क्या खास फर्क है, या यूँ कह लीजिए कि मुझे वहाँ रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पेश आ सकती है? सबसे पहले तो आपने जब भी देखा होगा चांद पे नासा ने अगर भेजा है, रिसर्च के लिए रिपोर्ट भेजा है, मार्स के ऊपर भेजा है, सबसे पहले वो वहाँ पे जाके देखते पानी, क्या वहाँ पे पानी है। पानी अगर मिल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर लाइफ आप सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले उसके बाद ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन। लेकिन जब हमने ज़मीन से चांद तक जाना है या ज़मीन से मार्स तक जाना है, इसके बीच में एस्ट्रॉइड्स होते हैं, पत्थर है। जैसे ज़मीन अपने ही गिर चक्कर लगा रही है, सूरज की गिर चक्कर लगा रही है, ज़मीन और सूरज के बीच भी कुछ पत्थर हैं जो कि चक्कर लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है जब आपने इतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना है तो बीच में वो जो एस्ट्रॉइड्स हैं इसके साथ टकराव हो सकता है। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया चांद पे मार्स पे रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है वहाँ पे पानी होगा। पानी के अलावा फिर वहाँ पे एटमॉस्फेयर देखा जाएगा,
और टेम्परेचर देखा जाएगा। सही। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है फिर भी फिजिबल नहीं होगा, टेम्परेचर बहुत कम है फिर भी फिजिबल नहीं होगा। तो ज़मीन सूरज से इतने फासले पे तकरीबन हमारा जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी के साथ मेंटेन करता है। बाकी प्लैनेट्स या तो बहुत करीब है या बहुत दूर है, या बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, ये मेन प्रॉब्लम होती है। सही हो गया। अच्छा, आने वाले दिनों की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है, तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अक्सर औकात तंग भी करते हैं, या आप यूं कहिए कि जब घर में दाखिल होते हैं तो इससे थोड़ा हटके हो जाएगा, लेकिन इससे मिलता जुलता सवाल ही है मेरा कि हमें यूं लगता है कि शायद मेरे आसपास कोई है, या कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अगर किसी अपने गांव गया हूँ और जंगलात का रुख, अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बाकायदा जंगल मौजूद हैं, तो वहाँ यूं फील होता है कि शायद मैंने किसी को देखा। तो आया कि इस बारे में जो एक राय कायम की जाती है कि हमारे अलावा भी कोई मखलूक है, जिसे हम एलियंस कह देते हैं, तो क्या इस बारे में आपका नज़रिया क्या है? क्या वाकई में समझते हैं आप कि हमारे अलावा भी कोई ना कोई ऐसी मखलूक है जिसका वजूद है, जो हमारे बीच जो है वो मौजूद है, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है? आपको लगता है ऐसा? अच्छा, खलाई मखलूक की बात आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा। ये भी रिसर्च का आजकल हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। खलाई मखलूक के बारे में तो बेसिकली हम तो जो मखलूक़ात की बात करते हैं इसमें तो इंसान आ जाते हैं, हिवानात आ जाते हैं, जिन आ जाते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं। इनसे हटके जो हम खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं वो ये है कि आप चाँद पे चले गए, आप किसी और प्लेनेट पे चले गए, और किसी और, जैसे सूरज है, सूरज से ज़मीन तक का जो फासला है रोशनी ट्रैवल करती है 8 मिनट और 20 सेकंड में। सही। रोशनी की रफ्तार में सिर्फ कंपैरिजन के लिए बता दूं, रोशनी इतनी रफ्तार से ट्रैवल करती है कि 1 सेकंड में ये ज़मीन के गिर्द तकरीबन 7 चक्कर लगा सकती है। रोशनी की रफ्तार है। सही। अगर आप रोशनी का 1 सेकंड में फासला देखें, ये तकरीबन ज़मीन के गिर्द 7.5 चक्कर लगा सकती है। सूरज से ज़मीन तक आते हुए लगते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। आप यहाँ से एक टाइम देख सकते हैं सूरज हमारे से कितना दूर है। इसके अलावा करोड़ों अरबों प्लैनेट्स और सितारे मौजूद हैं, पूरी कायनात में मौजूद हैं। अच्छा। अब हम जो ज़्यादा से ज़्यादा हमने जो अपना ऑब्जर्वेशन रखी है मार्स पे या चाँद पे रखी हुई है, करीब है इसलिए। अब हमने डिस्कवरी ये करनी है कि क्या उस प्लेनेट के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़मीन पे मौजूद ना हो। साइंटिस्ट ये सोचने की कोशिश करें, और आपका भी यही क्वेश्चन है। तो स्टीफन हॉकिंग ने जहाँ तक इसके बारे में कहा, उसने यही कहा हुआ कि ऐसा पॉसिबल है कि कायनात में कहीं ना कहीं किसी ना किसी और प्लेनेट पे, किसी ना किसी और जगह के ऊपर खलाई मखलूक है और लाइफ का वजूद है। इट माइट बी पॉसिबल, वो हो भी सकता है, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर खरगोश होता है, वहाँ पे हो सकता है कोई बहुत छोटा सा कोई और चीज़ बन गया हो, वजूद आ गया हो, पानी हो, कुछ और उसके अंदर चीज़ें परवरिश पा चुकी हों, तो इट माइट बी पॉसिबल। और ये मेरा ख्याल है पॉसिबल है कि अगर हम एक बड़े स्केल पे देखें, क्योंकि हम तो ज़मीन पे रहते हैं ना, ज़मीन से बाहर तो हम निकले ही नहीं हैं। ज़मीन से बाहर निकलेंगे तो फिर पता चलेगा। तो यानी वो आपको लगता है कि वो बकायदा यानी वजूद है और वो जिस्म रखती होंगी वो चीज़ें? ऑफ कोर्स ठीक बीच है, में होगा उनका, असल ये चीज़ है, असल उनकी क्योंकि शेप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन शेप। जिस्म जी रखती होगी, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल है, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल स्ट्रक्चर, बिल्कुल। अगर हम इसकी बात कर लें। वेल जी, बातों का सिलसिला जारी है, और यहाँ पे मुझे शामिल करना है जी एक ट्रैक, और इसके बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारे सवाल अभी मेरे बाकी हैं जो मैं अपने मेहमान से पूछना चाहूँगा, और आप लोगों के भी जो भी सवालात होंगे, जो पैगाम हमें अब तक पहुँच चुके हैं, वो मैं ज़रूर शामिल करूँगा, और आप लोगों की लाइव कॉल भी शामिल की जाएगी। 0334 19 66 9 66 पे आप लोगों के पैगामात, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टफियंस FM 96.6 टाइप करके। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेडियो टफियंस FM 96.6 टाइप कीजिए। मिलते हैं। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम का जो हमारे साथ हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, और जिन्होंने अपनी समातों में मेरी आवाज़ को जगह दे रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में बहुत 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 खुशामदीद। वेल, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में कि आने वाले दिनों में हम कैसा देख रहे हैं ज़िंदगी में, जो बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, जिनका अंदाज़ा हम लगाने की कोशिश में हैं। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हमें अक्सर सताते हैं, जो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो हम अपने आप से भी पूछ रहे होते हैं, और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिल पाते। तो इसी खातिर हमने आज अपने प्रोग्राम में जिन
अपने मेहमान को बुलाया हुआ है, उनसे ऐसे ही कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं जिनके बड़ी डिटेल में हमें जवाब मौसूल हो रहे हैं, मिल रहे हैं और आप तक भी पहुंचा रहे हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जो पैगाम लिख भेज रहे हैं। ज़रूर ज़रूर आपके पैगाम भी जो है वो शामिल किए जाएंगे। वेल गयास साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में ये मुमकिन होगा कि मैं चाहूँ कि मैं फ्यूचर में जाना चाह रहा हूँ, मैं अपने माजी में वापस जाना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो तय कर पाऊँगा? आया कि मुमकिन है, टाइम ट्रैवल मुमकिन है? टाइम ट्रैवल साइंटिस्ट कहते हैं ये पॉसिबल है, लेकिन फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में एक प्रॉब्लम ये आती है। लेट्स सपोज कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अगर आप पास्ट में वापस चले जाएंगे तो हो सकता है माजी में जाके आप के साथ आपके फादर हैं, आपके दादा अबू हैं, कोई भी हैं, आप उनको देखते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगर उनकी डेथ होगी तो आप कैसे वापस आ सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। माजी में जाना पॉसिबल नहीं है, फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। फ्यूचर में जाना दो तरीक़ों से हम कहते हैं उसको पॉसिबल होता है। एक तो ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करें। जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो आपकी जो एज है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। जैसे अगर आप सितारों को देखें, रात को जब आप सितारा देखते हैं, वो जो सितारा होता है बेसिकली जो रोशनी आप देख रहे होते हैं वो रोशनी उस टाइम की नहीं होती। जैसे मैंने बताया सूरज से रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड, और रात को जो आप सितारे देखते हैं वो तकरीबन हज़ारों साल पहले रोशनी चली थी उस सितारे से, हज़ारों साल पहले रोशनी चली थी। सितारे छोटा क्यों नज़र आ रहा है? सितारा छोटा बेसिकली इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि बहुत दूर है, सूरज बहुत करीब। सूरज जैसे ही हैं सितारे, सूरज से थोड़े से छोटे होंगे, सूरज से बड़े होंगे, दो पॉसिबिलिटी होती हैं। छोटे क्यों नज़र आते हैं? छोटे इसलिए नज़र आते हैं वो बहुत बहुत दूर है। अच्छा जी, वहाँ से रोशनी चली हज़ारों साल पहले। उसकी छोटी सी मैं मिसाल दे देता हूँ। नहर है, नहर बहुत बड़ी है, आप एक एंड पे खड़े हैं, बिल्कुल एंड पे। अब नहर एक दूसरी साइड से अगर बंद कर दी जाए, कि आपको फ़ौरन पता चल जाएगा नहर बंद हो गई है? पानी तो आता रहेगा। इसी तरह रोशनी है, रोशनी चली है हज़ारों साल पहले, हज़ारों साल पहले चली है और वो अब हम तक पहुंच रही है। बेसिकली आप माजी ही देख रहे हैं। अभी अगर आपसे कोई कहे कि आप माजी देख सकते हैं तो आप कहें यस ऑफ कोर्स हम माजी देख रहे हैं। कैसे माजी देख रहे हैं? ये जो सूरज आप देखा है, ये सूरज कितना पुराना है? आप कहेंगे 8 मिनट और 20 सेकंड पुराना है, क्योंकि इसकी रोशनी 8 मिनट 20 सेकंड पहले चली थी। या सूरज को अगवा कर लेता है, लेट्स सपोज मैं अगवा कर लेता हूँ, तो आपको कितनी देर के बाद पता चलेगा? 8 मिनट 20 सेकंड के बाद, क्योंकि उतनी देर तक तो उसकी रोशनी आती रहनी है। जैसे मैंने नहर की एग्जांपल दी कि पानी तो आ रहा है, आपने बंद कर दिया है, पानी तो आ रहा है, आपको ऐसे लगेगा पानी आ रहा है जबकि पानी पीछे से बंद है कुछ टाइम के बाद। इसी तरह माजी तो आप देख रहे हैं। अगर आपसे कोई कहे माजी देख रहे हैं, आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स, ये सितारों से जो रोशनी आ रही है माजी है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हम माजी में जा सकते हैं? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं माजी में वापस नहीं जा सकते। मेरा भी यही कहना है कि आप माजी में नहीं जा सकते। ठीक है, अगर हम खुद से, हाँ, माजी में नहीं हम जा सकते। फ्यूचर इस तरह हो सकता है, दो चीज़ें, एक है ग्रेविटी, जैसे ब्लैक होल की हमने पहले बात की थी, दूसरी है स्पीड। अगर हम बहुत स्पीड के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर दें तो हमारी एज की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता होगी। हमारी ग्रोथ में एक ऐसा टाइम आ जाएगा, अगर एक शख्स ज़मीन पे बैठा हुआ और दूसरा उसका भाई है, वो तकरीबन स्पेसशिप के अंदर मूव करता है। अगर वो बहुत स्पीड से ट्रैवल करता रहेगा, तकरीबन 50 साल के बाद जो स्पेसशिप वाला भाई है उसकी सिर्फ 1 साल ज़िंदगी में इजाफा होगा, जो ज़मीन वाला होगा उसके 50 साल इजाफा हो जाएगा। जो ज़मीन वाला ये बूढ़ा हो जाएगा, स्पेसशिप वाला जो जवान का जवान रहेगा। एक तो स्पीड है, लेकिन इतनी स्पीड हम अचीव नहीं कर सकते। हमें तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अभी तक हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है ग्रेविटी। ग्रेविटी तो हमारी जो ज़मीन है इसकी ग्रेविटी इतनी नहीं है, और जो ब्लैक होल इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। जो ग्रेविटी होती है ये वक्त को भी मोड़ देती है। आइंस्टाइन ने 1915 में ये बताया था। उससे पहले लोग ये समझते थे जो स्पेस है, जैसे हम बैठे हुए हैं हमारे इर्द गिर्द की जगह स्पेस, ये और जो टाइम है ये एब्सोल्यूट है, यानी कि कभी चेंज नहीं हो सकते ये। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा हम इनको चेंज कर सकते हैं। हम स्पेस को भी अपने लिहाज से मोल्ड कर सकते हैं, हम वक्त को भी अपने लिहाज से मोल्ड कर सकते हैं। तो दो तरीक़ों से, या तो स्पीड को सिलेक्ट कर लें या ग्रेविटी को। हमारे इख्तियार में भी स्पीड नहीं है कि इतनी स्पीड हम लेके आए कि हम ज़मीन के गिर्द तकरीबन 1 सेकंड में 7 चक्कर लगा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए अभी। वेव्स आती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम काम करते हैं, ये तो चलती हैं। दूसरा है ग्रेविटी। हम इनफ ग्रेविटी भी नहीं क्रिएट कर सकते, इतनी ग्रेविटी नहीं क्रिएट कर सकते कि सूरज से 5-6 गुना बड़ा सितारा हो और वो अपने ही अंदर डेंस हो जाए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे आ जाए। उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये दोनों चीज़ें हमने कहीं से क्रिएट कर ली
तो फिर हम वक्त को पीछे छोड़ सकते हैं, हम फ्यूचर में जाएंगे, हमारी ग्रोथ आहिस्ता होगी। अब इस उससे ये फ़ायदा होगा, लेट्स सपोज एवरेज लाइफ है हमारी इधर 80 साल कह दें, 70 साल कह दें लोगों की, वो जो उस शख्स के 70 ईयर्स हैं वो फिर जल्दी से नहीं होंगे, वो आहिस्ता 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 होंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो फ्यूचर में ही जा रहा है। अगर उसकी पहले लाइफ होनी थी 70 साल, आपने उसको बहुत स्पीड से मूव करवाना स्टार्ट कर दिया, या हम ऐसी ज़मीन के ऊपर रहने लग गए जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा से मूव कर रही है, तो हमारी जो ग्रोथ होगी वो बहुत आहिस्ता 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 होगी। तो उसका कंपैरिजन वही है, अगर दो बिल्कुल एक जैसे प्लैनेट्स हैं, सियारे हैं, एक शख्स एक पे है, दूसरा दूसरे पे, एक पे स्पीड बहुत ज़्यादा एक की, तो वहाँ पे जो शख्स होगा उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि उसकी ग्रोथ आहिस्ता, उसका वक्त बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजरना है, जबकि दूसरे का तेज़ी से गुजरेगा। तो साइंटिस्ट इस बारे में कह रहे हैं कि हम फ्यूचर के अंदर जा सकते हैं। फ्यूचर के तो ये अंदर दो, यस ऐसा ऑफ ही कोर्स, मुमकिन है, मतलब इस सेंस हाँ, में एज आपकी ग्रोथ ज़्यादा देर जिंदा रहेंगे। सही हो गया। अच्छा, जिस तरह हम जिंदगी में अपने इर्द गिर्द हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव होते देख रहे हैं, और मुझे तो यूँ लगता है कि शायद एक वक्त ऐसा आएगा, ये लाइफ जो है ये प्योरली रिपोर्टेक लाइफ हो जाएगी। आपको रेस्टोरेंट्स में रिपोर्ट जो है वो काम करते नज़र आ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या राय रखते हैं कि वाकई में हमारी ज़िंदगी जो है वो इन्हीं से अटैच होकर रह जाएगी? बहुत सारी मशीनरी जो है वो हमारे लिए दरकार है और मदद फराहम करती है। तो आने वाले दिनों में आप इस बारे में क्या देखते हैं? बिल्कुल, टॉपिक तो हमने वैसे रखा था 20-50, मुझे तो ये 20-30 में ही नज़र आ रही है, कुछ तो भी नज़र आना स्टार्ट होगी। इसकी एग्जांपल ये है, मैं एक रिसर्च भी देख रहा था, बहुत से लोग हैं जिन्हें शुगर का मसला होता है, बेसिकली प्रॉब्लम होता है, और उनके लिए ये होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुराद ये है, उनके अंदर बॉडी के किसी जगह के ऊपर सेंसर लगा देंगे, बाजू पे सेंसर लग जाएगा। वो सेंसर ऐसा होगा, जैसे उन्हें लगेगा शुगर लेवल लो हो रहा है, वो थोड़ा सा अंदर से इंजेक्ट करेंगे मेडिसिन, ऑटोमेटिकली अच्छा। ऑटोमेटिकली सारा काम ऑटोमेटिकली होगा, और उनकी जो बॉडी है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अगर शुगर लेवल ज़्यादा हो रहा है, वो अल्टीमेट कर देगा, ऑटोमेटिकली उसको डिक्रीज कर देगा। ये तो मैंने सिर्फ एक बहुत बेसिक बताया, जिस पे मेरे ख्याल से विद इन अ ईयर्स मेरे ख्याल से काम स्टार्ट हो गया हुआ है तकरीबन, और मेरे ख्याल से पेंडिंग के करीब ही है, आ जाएगा विद इन अ ईयर्स, ये अवेलेबल होगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो रिसर्च लेटेस्ट चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो ये चाह रहे हैं कि यार ये जो इंसान है, इंसान का जो दिमाग है, इसके अंदर क्यों ना हम मेमोरी फीड कर दें। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग के अंदर ही डाटा फीड कर दिया जाए। जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है वो ये है सही। कि बजाय कि याद करें, तो जितना मर्जी आप डाटा उसके अंदर पुट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ना नुकसानदेह भी है। जितना हमारा डिपेंडेंस हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, बल्कि हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये हो जाएगा कि हम और ज़्यादा सहल पसंद हो जाएंगे, आसानी चाहेंगे, हमारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाएगी। वो अभी भी हो रही है, और कुछ फ़ायदे ये होते हैं, जैसे जंग वगैरह होती है, कुछ लोगों के अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, लोगों के एक्सीडेंट में हो जाते हैं। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा ये देगी कि आपको बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे, तो वो बने हुए होंगे, जिसको जो यूज़ करना होगा वो कर लेगा, उसको काम आएगा। लेकिन जहाँ पर इसका फ़ायदा, तो मेरे ख्याल से इसका नुकसानात बहुत ज़्यादा है। नुकसान, शायद सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि इंसानियत की जो एक अहमियत है वो कम पड़ना शुरू हो ज़ाहिर जाएगी। बात है बिल्कुल, वो। आप रिश्तों की अहमियत कम हो जाएगी। जहां आपको पता है कि मेरा फलां काम जो है ना वो फलां बंदा कर सकता है, मैं उससे हमारे आजकल की ये जो एक बिजी शेड्यूल चल रहा है, ये जिंदगी में जो एक नफसा नफसी का आलम सा है, इसमें हम याद अब काम की गर्ज से ही करते हैं किसी दूसरे को, बिल्कुल ऐसे कि ही है। फलां से मुझे ये काम है, मैं उससे मिल लूँ, जाके उससे ये पूछ लूँ। तो अक्सर औकात जब आपको कॉल आती है तो सबसे पहले यही ख्याल किया जाता है कि न जाने क्या काम होगा कॉल बिल्कुल करने ऐसे वाले को। तो मकसद ये है कि वो जो एक इंसान की अहमियत है वो शायद फिर कम होना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। रिश्तों के अंदर वो जो खुलूस है वो कम हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, जैसे हम बैठे हुए हैं, इमोशंस नहीं हैं। अगर रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट आपको देख के ये नहीं पहचान पाएगा यार आप गमगीन क्यों हैं, आप खुश क्यों हैं। ये जो जज्बात है ना, एहसासात जो हैं, खुशी गमी, ये मशीनों में नहीं है। बिल्कुल अगर आपने अच्छी लाइफ गुजारनी है, तो मेरे ख्याल से आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल नफसा नफसी इसलिए ज़्यादा होगी कि इंसान ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ अटैच हो गया, मोबाइल फ़ोन, इन चीज़ों हमने वहाँ पे टाइम कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा ही वही टाइम जो अपनों को देना होता है, हम कहीं और देना, स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वही गैप बढ़ जाता बिल्कुल है। सर, जैसे जैसे बल्कि गैप आता है, जो दुख की बात वो ज्यादा है ये है कि उनकी मौजूदगी में, अपने बड़ों की मौजूदगी में हम अपनी फैमिली में बैठे हुए उनसे दूर हैं।
बिल्कुल ऐसे ही। दूर होना, फासलों की दूरी जो है वो समझ आती है, लेकिन किसी के बीच बैठे हुए उसको दूरी का तस्वुर देना, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और मैं समझता हूँ कि ये लम्हा फिक्रिया है उन सब के लिए जो अपनों से बढ़ के टेक्नोलॉजी की तरफ बिल्कुल। जिनका रुझान ज्यादा है। बाकी जाते जाते आपका सुनने वालों के लिए मैसेज, जो आज का एक हमारा पूरा ये एक सेशन था, और आज का ये टॉपिक था, बड़ा अहम टॉपिक था, और टेक्नोलॉजी के हवाले से आप लोगों को ये क्या जाते जाते मैसेज है आपका, ताकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। अ, मैं इसमें दो मैसेज दूंगा। पहला मैसेज तो टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने बात की है, उसका ये है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, और उसके अंदर ना एक टाइम का भी होता है कि आप अपना ना एक टाइम सेट कर लें, और आप टाइम सेट करेंगे उस ऐप्स के अंदर के, इवन के फेसबुक के ऊपर भी है कि आप टाइम सेट कर लें भी, इतनी देर मैंने यूज़ करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको साइन अप करे, आपको बता देगा इतना टाइम गुजर चुका, आपने कंज्यूम कर दिया है। दूसरी चीज़ है कि जो लेज़ीपन है ये सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो लोग जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, बिलीव में उतनी ही ज़्यादा वो लेज़ी होते जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर कैसे कम अप, हमने इसको कैसे कम करना, आसान तरीका है, आहिस्ता आहिस्ता करके कम करें। आहिस्ता आहिस्ता कम, अगर कोई 2 घंटे यूज़ करे, वो बार बार ये रिमाइंडर दे यार मैंने कम करना है, कम करना है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। और ये सोचें यार इसका क्या मुझे एज है, ये एक किस्म का ना एक बीमारी है, हम इसको कहते हैं ये शिज़ोफ्रेनिया बीमारी किस्म का ही है, कि जब आप एक चीज़ किसी चीज़ में लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने अंदर वो आपको लेके जाता रहता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर नेट चल रहा है तो नेट को ही ऑफ कर दें, लेकिन घर में 24 आवर चल रहा होता है, अनलिमिटेड डाउनलोड होती है, तो वो ऑफ नहीं हम करते हैं, तो वहाँ से कोई ना कोई ऊपर से ऐप आती है वो होता है। एक तो मैं स्पेशली स्टूडेंट्स को ये कहूँगा कि इसको ऊपर से मिनिमाइज़ कर दें और अपना टाइम सेट करें। दूसरी चीज़ है जो फैसलाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही है, अगर ट्रैफिक पे आप चल रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा जो जो मेरी ये बात सुन रहा हो, काइंडली आगे अपने दोस्तों को, घर वालों को लाजमी बताएं। एक लाइन लगी होती है सिग्नल पे, जी। लाइन, उस लाइन से लोग पीछे से आगे आगे खड़े हो जाते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लाइन इसलिए होती है आप इससे पीछे खड़े हो ताकि आगे से रास्ता क्लियर हो दूसरों के गुजरने के लिए। जब दूसरा बंदा गुजरेगा फिर ही आपको रास्ता मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत जगह पे देखा है कि वो लाइन है उससे आगे बहुत आगे तक चले जाते हैं। भाई पीछे वाले ने भी गुजर ही जाना है, तो लाइन से पीछे रहेंगे, पहले दूसरे को गुजरने दें, उसको रास्ता दें, आपका रास्ता ऑटोमेटिकली बन जाना। यही जिंदगी है। हम दूसरों के रास्ते ब्लॉक करते हैं, फिर कहते हैं यार हमारा कुदरती रास्ता ब्लॉक हो गया, मसले मसाइल हो गए। वो रीज़न ये होती है, जब आप दूसरों को तंग करेंगे खुद तंग हो गए। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। तो मैं एक छोटा सा मॉरली कहना चाहूँगा कि ट्रैफिक के अंदर कम अज़ कम ये देखना चाहिए यार कोई इतनी जल्दी ना करें। अगर सिग्नल लग रहा है ना, अगर आप 10 सेकंड खड़े हो जाएंगे, 20 सेकंड, कुछ नहीं होने लगा, बिलीव मी कुछ नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत इसके बहुत लिहाज से शुक्रिया, बहुत अहम बात बहुत भी शुक्रिया। आपने आखिर में शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और मैं भी बस जाते जाते ये कहूँगा कि जहाँ इन चीज़ों की अहमियत को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ आप ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, वहाँ एक नज़र अपने ऊपर भी ज़रूर दौड़ाइएगा। अपने ऊपर भी ज़रूर गौर व फिक्र कीजिएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आगे जाके बेशक एक लेजीपन, वो ये कुछ ऐसी कैफियत हो सकता है आप पे तारी हो जाए कहीं ना कहीं। और जैसा कि अभी भी गयास साहब बात कर रहे थे कि इंसान जो है वो वाकई में बड़ा सुस्त हो गया है, शायद वो सोशल मीडिया की वजह से कह लीजिए। स्मार्टफोन हाथ में है तो हमें उसकी अहमियत का पता है, लेकिन हमारे आसपास जो बहुत खूबसूरत रिश्ते बैठे हैं, जो हमारे आसपास हमारे अगर फादर बैठे हैं, हमारी मदर बैठी हैं, कोई भी रिलेटिव बैठा है, उससे ज़्यादा कीमती हमारा स्मार्टफोन नहीं हो सकता। जो हमें उनसे मिल सकता है, या उनकी बाद में बातें रह जाएंगी, यादें रह जाती हैं, इंसान की यादें रह जाती हैं। सो उनको कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ना कि अपना वक्त आप यूँ ज़ाया कीजिए। आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद बात होगी, और ऐसे ही एक टॉपिक को हम दोबारा लेके चलेंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बाकी हैं, जिसको हम आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर 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 डिस्कस करेंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया जो प्रोग्राम से पाकिस्तान